वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा टॉपिक है स्थिर विनिमय दरें, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। स्थिर विनिमय दरों के अंतर्गत सभी विनिमय लेन देन उस विनिमय दर पर होते हैं जिसे मौद्रिक अधिकारी निर्धारित करता है। ये अधिकारी कानून बनाकर या करेंसी बाजारों में हस्तक्षेप करके विनिमय की दर को निश्चित कर सकते हैं। ये देश की ज़रूरतों के अनुसार करेंसी का क्रय विक्रय कर सकते हैं अथवा देश की करेंसी का मूल्य बढ़ाने या घटाने के लिए नीतिगत निर्णय भी ले सकते हैं। मौद्रिक अधिकारी विदेशी करेंसी रिजर्व अपने पास रखते हैं ताकि विदेशी मुद्रा बाजार में उस समय हस्तक्षेप कर सकें जब स्थिर दर पर विदेशी मुद्रा यानी कि पाउंड, जैसे कि हम मान लें कि पाउंड की मांग और पूर्ति में संतुलन ना हो। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हमने ये रेखा चित्र एक लिया है जिसमें हमने ओ एक्स अक्ष पर पौंड की मात्रा को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने विनिमय दर को लिया है। डी डी पाउंड का प्रारंभिक मांग वक्र है तथा एस एस पाउंड का प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। ये दोनों वक्र एक दूसरे को पी बिंदु पर काटते हैं जहाँ पर संतुलन स्थापित होता है और ओ ई विनिमय दर का निर्धारण होता है जिसे मुद्रा अधिकारी कायम रखता है। अब हम मान लेते हैं कि पाउंड की मांग उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है, तो मांग के अधिक होने पर मांग वक्र डी डी से बदलकर D1 के रूप में आ जाता है और नया संतुलन बिंदु P2 पर होता है और इस स्थिति में OE2 विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। यानी कि पहले मांग बढ़ने के कारण अब विनिमय दर पहले की तुलना में बढ़ गई है और यह OE2 के बराबर हो गई है। इस स्थिति में अब अगर OE विनिमय दर को पुनः कायम करना है तो मौद्रिक अधिकारी अपने रिजर्व से अतिरिक्त पाउंड मार्केट में तब तक सप्लाई करता रहेगा जब तक कि विनिमय दर वापस OE पर स्थापित नहीं हो जाती। इसके विपरीत स्थिति में यदि पाउंड की मांग पहले जितनी रहे यानी कि मांग वक्र डी डी ही रहे और पाउंड की पूर्ति पहले की तुलना में बढ़ जाए जिससे कि मांग पूर्ति वक्र S1 हो जाता है, तो नया संतुलन बिंदु P1 होता है और यहाँ पर OE1 के बराबर विनिमय दर स्थापित होती है। अब मौद्रिक अधिकारी मार्केट से अधिक पाउंड खरीदना शुरू कर देता है जब तक कि बाजार में पाउंड की पूर्ति कम होकर मांग के बराबर नहीं हो जाती और विनिमय दर वापस OE पर स्थापित नहीं हो जाती। तो इस तरह से मौद्रिक अधिकारी मांग और पूर्ति, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन होने पर उसको मौद्रिक रिजर्व में जो है बाजार में उसकी सप्लाई ये कम करके या अधिक करके वह विनिमय दर को कायम रखने का प्रयास करता है। अब स्थिर विनिमय दरों के क्या क्या लाभ हैं या इसके पक्ष में हम कौन से तर्क दे सकते हैं। स्थिर विनिमय दरों के पक्ष में हम सबसे पहला तर्क लेते हैं कॉमन करेंसी पर आधारित। विभिन्न देशों के बीच स्थिर विनिमय दरों का पक्ष देश के भीतर कॉमन करेंसी के प्रचलन पर आधारित है। जिस देश में स्थिर मूल्य वाली करेंसी प्रचलित होती है वह व्यापार को सुविधाजनक बनाती है, उस देश का उत्पादन बढ़ाती है और अर्थव्यवस्था की अधिक तेजी से वृद्धि होती है। इसी प्रकार अन्य देशों की करेंसी की सापेक्षता में जिस देश की करेंसी का मूल्य स्थिर होगा वह देश लाभ में भी रहेगा। इस प्रकार विनिमय की स्थिर दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देती है क्योंकि उनसे व्यापार में आने वाली वस्तुओं की कीमतों का सही अनुमान लगाया जा सकता है।
दूसरा बिंदु है दीर्घकालीन पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहन, एनकरेजेस लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लोज। स्थिर विनिमय दरें व्यवस्थित तथा अबाध रूप से दीर्घकालीन पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहन देती हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में कोई अनिश्चितता या जोखिम नहीं होती है। तीसरा बिंदु है करेंसी के उतार चढ़ाव का भय नहीं, नो फियर ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में करेंसी के भाव घटने या बढ़ने का कोई भय नहीं होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत यह भय नहीं रहता कि यदि बहुत अधिक मात्रा में विदेशी करेंसी रख ली जाए और करेंसी का भाव गिर गया तो हानि उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार यह प्रणाली घरेलू करेंसी की मजबूती में विश्वास उत्पन्न करती है। अगला बिंदु सट्टे का प्रतिकूल प्रभाव नहीं। नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्पेकुलेशन। सट्टे के परिणाम स्वरूप विनिमय दर पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के पड़ने का भय नहीं रहता, क्योंकि स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली के अंतर्गत मौद्रिक अधिकारी सट्टे संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है और उनको रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासक। स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक प्रतिबंध का काम करती है और मौद्रिक अधिकारियों पर यह अनुशासन लगाती है कि वे देशों के भीतर उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीय नीतियों का अनुसरण करें। नेक्स्ट है अनुशासक, डिसिप्लिनरी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली एक प्रतिबंध का काम करती है और मौद्रिक अधिकारियों पर यह अनुशासन लगाती है कि वे देशों के भीतर उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीय नीतियों का अनुसरण करें। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे देशों के लिए सर्वोत्तम, बेस्ट फॉर स्मॉल कंट्रीज। प्रोफेसर जॉनसन यूरोप के छोटे देशों में स्थिर विनिमय दर के पक्ष में है कि जब विनिमय दर गिरती है तो लोचदार विनिमय दरों के परिणाम स्वरूप स्फीति तथा मूल्यह्रास के बीच शाश्वत होड़ शुरू हो जाती है। अतः स्थिर विनिमय दर अधिक उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है निश्चितता, सर्टेनिटी। स्थिर विनिमय दरें वस्तुओं के निर्यातकों एवं आयातकों के बीच विदेशी भुगतानों के विषय में निश्चितता उत्पन्न करती है, क्योंकि वे जानते हैं कि विदेशी विनिमय में वे क्या प्राप्त करेंगे या क्या भुगतान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कम स्फीतिकारी, लेस इन्फ्लेशनरी। इससे अधिक मौद्रिक अनुशासन होता है और इसके कारण कम स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समान करेंसी क्षेत्र के लिए उपयुक्त, सूटेबल फॉर कॉमन करेंसी एरिया। यह प्रणाली समान करेंसी क्षेत्र जैसे यूरो, डॉलर आदि के लिए उपयुक्त है, जहां स्थिर विनिमय दरें विश्व व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है मुद्रा व पूंजी बाजार को प्रोत्साहन, प्रमोट्स मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और पूंजी बाजारों के विकास को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्रों के बीच पूंजी के प्रवाह को सहायता भी पहुंचाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुपक्षीय व्यापार, मल्टीलेटरल ट्रेड। यह प्रणाली संसार में विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्रों के बीच पूंजी के प्रवाह को सहायता पहुंचाती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। स्थिर विनिमय दर प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रेरित करती है। इस प्रकार IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरो बाजार जैसी संस्थाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के अच्छे कार्यकरण में यह सहायता देती है। तो ये थे स्थिर विनिमय दरों के पक्ष में तर्क। किंतु स्थिर विनिमय दरों के कुछ नुकसान भी है, इनसे कुछ हानियां भी हैं, तो इनके विपक्ष में भी तर्क हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला तर्क है उद्देश्यों की बलि, सैक्रिफाइस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
यह प्रणाली स्थिर विनिमय दरों की वेदी पर पूर्ण रोजगार तथा स्थिर कीमतों के उद्देश्यों की बलि दे देती है। जैसे यदि किसी देश के भुगतान शेष में अतिरेक है तो कीमतें बढ़ाकर ही उस अतिरेक का समायोजन किया जा सकता है। इससे देश के भीतर अवश्य भारी सामाजिक लागतें बढ़ेंगी। दूसरा, असंभावित हलचलें, अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत घरेलू अर्थव्यवस्था की असंभावित हलचलें विदेशों में पहुंच जाती हैं। जहां किसी देश को विनिमय दरों द्वारा घरेलू हलचलों के पूर्ण परिणामों और उनके नीति संबंधी गलतियों से बचाया जा सकता है, वहीं उसे दूसरों की हलचलें और गलतियों का परिणाम भी भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट, भारी जिम्मेदारी, हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी करेंसी के भारी रिजर्व रखने पड़ते हैं। जिन देशों के भुगतान शेष में घाटा होता है और वे अवमूल्यन से बचना चाहते हैं तो उन्हें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा रिजर्व रखना होगा। इसके कारण मौद्रिक अधिकारियों पर विदेशी विनिमय रिजर्व की व्यवस्था करने की भारी जिम्मेदारी आ जाती है। नेक्स्ट, संसाधनों का कुविभाजन, मेल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के लिए जटिल विनिमय नियंत्रण उपायों की भी जरूरत पड़ती है। इन उपायों से अर्थव्यवस्था के संसाधनों का कुविभाजन होता है। नेक्स्ट, स्थिर विनिमय दरें सदैव संभव नहीं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल। एक देश की विनिमय दर दूसरे देश की विनिमय दर के मुकाबले पर्याप्त लंबी अवधि तक स्थिर नहीं रह सकती। भुगतान शेष की समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों में उतार चढ़ाव प्रायः देशों को विनिमय दरों में परिवर्तन करने पर मजबूर कर देते हैं। अतः विनिमय दरों को कड़ाई से स्थिर बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। नेक्स्ट है जटिल प्रणाली, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यह प्रणाली बहुत जटिल है क्योंकि इसको चलाने के लिए कुशल प्रशासकों की आवश्यकता होती है। इसमें समय की अधिक खपत होती है और साथ ही अनिश्चित परिणाम भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, अस्पष्ट तुलनात्मक लाभ, कंपैरेटिव एडवांटेज अनक्लियर। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी देश का तुलनात्मक लाभ स्पष्ट नहीं होता। जैसे विनिमय दर इतनी कम हो सकती है कि कोई वस्तु किसी अन्य देश में बहुत सस्ती देखी जा सकती है, फलतः वह देश उस वस्तु का निर्यात कर सकता है जिसमें उसे कोई तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत अत्यधिक विनिमय दर से कोई देश किसी वस्तु में तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भुगतान शेष असंतुलन बना रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिसइक्विलिब्रियम परसिस्ट्स। यह प्रणाली भुगतान शेष असंतुलन की समस्या सुलझाने में असफल रही है। इसका समाधान केवल अस्थायी रूप से किया जा सकता है क्योंकि इसका स्थायी समाधान मौद्रिक, राजकोषीय और अन्य उपायों द्वारा संभव है। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इस प्रणाली के अंतर्गत कोई देश विदेशी मुद्रा उधार लेने और उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भर करता है। और लास्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए किसी देश के पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय तरलता होनी चाहिए। स्थिर विनिमय दर कायम रखते हुए भुगतान शेष संतुलन दूर करने के लिए किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा रिजर्व अवश्य होने चाहिए। दूसरी ओर अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता भी देश के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त मांग से अंतर्राष्ट्रीय स्फीति उत्पन्न हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्थिर विनिमय दरों के जहां लाभ हैं वहां हानियां भी हैं।
तो यहाँ पर हमारा ये स्थिर विनिमय दर का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।